खुश आमदीद, नमस्कार। चलिए आज दुनिया की बात करते हैं, और वो दुनिया, वो कायनात जो आदमी के लिए बनी है। इस ब्रह्मांड के समूचे सौंदर्यबोध को जब आप देखते हैं तो लगता है कि ये ज़िंदगी एक उत्सव है, और उत्सव के क्या अर्थ हैं, क्या मायने हैं, और इस बदलती हुई दुनिया में सारी की सारी ज़िंदगी उदासीनता से भरी नहीं है, दुख से भरी नहीं है। ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें हैं जिनसे आदमी को एक उस ऊर्जा का आवरण मिलता है कि जो आदमी को जिंदा रखता है। पिछली सदियां बीत गई, समय का कालचक्र बीत गया, आने वाले दिनों की एक नई बहार है, एक नई उमंग है, और इन्हीं कोशिशों से सफलता के नए मरहलों पर चलने का एक तरद्दुद है, एक यात्रा है। एक यात्रा की अंतर्दृष्टि है, एक यात्रा आपके अंतर्मन की है, एक दुनिया बाहर है, एक दुनिया अंदर है। तभी तो ओशो ने कहा था कि हर पल उत्सव है, आदमी का इस धरती पर आना उत्सव है, जिंदा रहना और कुछ करना उत्सव है, और मृत्यु को उन्होंने महा उत्सव का नाम दिया। और यदि इन सारी बातों को कि आज जिस बदलाव की अद्भुत यात्रा से पूरी की पूरी दुनिया गुजर रही है, हमारा पूरा माशरा गुजर रहा है, इस बदलते हुए समाज में इन दिनों में आदमी की क्या भूमिका है, जीने की परिभाषा क्या है, और बदलाव में उत्सव की भूमिका क्या है, इन सारे अर्थों को टटोलने के लिए आज मेरे साथ हमारे हिंदी के, उर्दू के, या यूँ कहिए कि हमारी उत्तर भारत की इन ज़ुबानों के एक वो शख्सियत मेरे साथ है। उनके पल हम साथ कुछ देखेंगे, उनके तासुरात को जानेंगे कि ज़िंदगी को उन्होंने उम्र के इस पड़ाव तक आते आते कैसे देखा है। आप जान सकते हैं कि इस हस्ताक्षर, इस शख्सियत का नाम डॉक्टर चंद्र त्रिखा है। और त्रिखा साहब, आप स्टूडियो में आए, अपने व्यस्त समय से आपने समय निकाला, बेहद शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अच्छी गुफ्तगू का। जी, ये जो गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के इस उत्सव को कैसे देखते हैं। ये मैं इसलिए भी आपसे पहले सवाल में भी ये दूसरा सवाल भी इसलिए जोड़ दिया कि आपने कितने बसंत बहार देखे, बदलती हुई दुनिया देखी, भारत पाक का बंटवारा देखा, परिवारक त्रासदियाँ देखी, पर जिंदा रहने का जुनून जो है वो आपकी तबीयत में, आपकी शख्सियत में मैं शुरू से देख रहा हूँ। आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? रतु साहब, आपने बड़ा एक महत्वपूर्ण नुक्ता उठाया है, और इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी लगती है, बहुत ज़रूरी लगती है। जिन बदलावों के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, आप वो कहाँ, वो तख्तियाँ होती थी, तख्तियों के ऊपर आप वो लेप करके और उसके बाद उनको हवा में सुखा के लोकगीत की कोई धुन गाते हुए, खुशकत वाली बात कल में वहाँ से चलती थी, बांस की वो तोड़ तोड़ के उसको कर के तेज़ करके, और उसके बाद, लेकिन अब उसके बाद वक्त बदल गया है, तो उसकी जगह अगर चीज़ें आ गई हैं तो हम ये उन्हीं को कहें कि नहीं जी वो ज़माने अच्छे थे, वो बहुत खूबसूरत थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज जो कुछ है वो भी बेहद खूबसूरत है। अब आप देखिए ना कि आज जो कितनी ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, इनका दखल कितना ज़्यादा बढ़ गया है। इनसे हम ना तो हमें मुक्ति चाहिए, हाँ दिलचस्पी के साथ देखिए क्या क्या बोर्ड आते हैं, रोबोट कल्चर है और पता नहीं क्या क्या हमारे सामने आया है। अब रेस्टोरेंट हैं बहुत सारे जो रोबोट ही चला रहे हैं, ऑर्डर लेने भी रोबोट आता है और सर्व करने के लिए भी वो आता है, और बिलिंग भी वो करता है, और मालिक सिर्फ घर बैठा हुआ आराम से देखता है कि ठीक हो रहा है। तो मतलब तबीयत जो हमें उसके मुताबिक ढालनी चाहिए। अगर हम वहाँ पर अपनी वो लेके बैठ जाए, नहीं जी वो दरख्तों के साए में जो बात होती थी अपनी जगह बहुत खूबसूरत बात थी। आप कहें कि वो पींघें जब नहीं रही तो पींघें नहीं रही, तो उनकी जगह पर नई चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उनकी यादों को किसी भी नई चीज़ ने कोई तोड़ा या उसको हाशिए पे सरका दिया, ऐसा भी नहीं है। आज भी हम लोकगीत की बात करते हैं, जॉज संगीत के और बीटल संगीत के ज़माने में भी हम फोक को कहाँ भूलें। ये जो नया, आपने बहुत खूबसूरती से इसको कहा है, ये जो नया फ्यूज़न का युग मैं इसको कहूँगा। अब मुझे याद आता है कि ऐसे मरहले पे जब आप मन की उन स्लेटों पे
लिखे हुए उस कैफियत की बात कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि फैज़ साहब ने बड़ा सच लिखा था कि ज़ख्म जब तुम्हारी यादों के भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। रिश्ते जिंदा हैं, पर उस संवाद का, और इसी विषय पे आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो ज़िंदगी का उत्सव है ना, ये जिंदा रहने की ताकत कहाँ से देता है। और यदि हम दूसरा देखें तो जिस तरह से आपने इशारा किया कि दुनिया इतनी तेज़ी से, त्वरित गति से बदल रही है, संप्रेषण इतना तेज़ हो चुका है, और सूचना की नई टेक्नोलॉजी ने तो रेवोल्यूशन ला दिया। अब तो डीप फेक से आगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जहाँ चैट जीटीपी है, उसके बाद की जो अब नई दुनिया जो आ रही है वो खतरों से भरी भी है, परंतु उसमें एक जो सबसे खतरनाक पहलू है उसमें यह है कि हमने अपनी लोक संस्कृति, लोकधारा, लोकयान और लोकमन, मैं कहूँगा लोकमन को हमने गंवा दिया है कहीं ना कहीं। वो जो अंतर्दृष्टि एक हम साहित्य में देखते हैं और संवाद देखते हैं, आज भी अब देखो ना, गांव में देखोगे तो आज मुंडेरें खाली हो गई हैं, अब कान ही बोल दे, अब गलियों में डाकिया भी नहीं आता। ये दुनिया बदल चुकी है ना। तो ये जो शून्य की और जो रूठी हुई जहाँ दूसरी संवेदनाएं हैं अपने मन की, माँ दरवाजे पे पुत्र को इंतज़ार कर रही है, प्रवास और परदेसी। पर इस सब में भी बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी जिंदाबाद है। बिल्कुल, जिंदगी जिंदाबाद है, वो कायम है। वही बात मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि वो कायम है। क्या, और इसका राज शायद मैं पिछले दिनों में बहुत दिनों से नोम चॉम्स्की पे काम कर रहा हूँ इन दिनों। तो नोम चॉम्स्की आपको पता है कि दुनिया को हिलाने वाले दार्शनिक हैं, और मैं खुशकिस्मत भी हूँ कि वो आज से 1 दशक पहले जब जयपुर में आए एक बार, तो उनके साथ संवाद करने का भी और ये वो शख्स है, आप जानते हैं कि जिससे पूरे का पूरा यूएसए की सरकार, तो क्या दुनिया की सरकारें हिल जाती है जब वो बोलते हैं। तो वो एक जगह पे कहते हैं कि जिस देश की भाषा और लोक संस्कृति जिस दिन खामोश होगी, वो ये नहीं कहते कि ख़त्म होगी, जिस दिन खामोश हो जाएगी उस दिन फिर उस देश की सीमाओं को बचाने वाला कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अराजकता का माहौल आ जाएगा पूरी तरह से। और आप देख ही रहे हो जिस तरह की टर्मोइल सिचुएशन है। पर मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ कि ये जो चेंज फॉर सेलिब्रेशन, चेंज फॉर बेस्ट, चेंज फॉर न्यू जर्नी, ये जो आने की अभिव्यक्ति है ज़िंदगी में, तो ये जो उदासीनता के पल है, इनमें जो सामंजस्य है, कैसे आप नहीं, ये आपकी बात बड़ी अच्छी है और ये मुमकिन हो रहा है हमारे सामने। मैं उस बात का भी गवाह रहा हूँ जब महेश योगी वहाँ से चारों ये जो बीटल्स से म्यूजिक, हैरिसन, लेनन, इन सबको लेकर आए थे। ये मैंने देखा हरिद्वार के पास वाली जगह पे, मैं घूमा हूँ उस जगह पे, कुटिया एग्जैक्टली आपने जरूर अभी भी दीवारों पे उनका वो लिखे हुए। और वो हैरिसन ने उस वक्त जितना भी उसका 3 एल्बम की उसने पूरी अर्निंग उसने डोनेट की थी कि यहाँ पर ये बनाइए। और अब वक्त बीत गया, लोग बहुत देर याद करते रहे जी, वो सारे खंडर बदल गए, लेकिन अब दोबारा फिर एक बदलाव आ रहा है। उन्हीं चीज़ों को वहाँ की उत्तराखंड की सरकार ने बाकायदा एक टूरिज़्म का एक केंद्र हब बना दिया है और वही हैरिसन को ज़िंदा कर दिया है। और वो शिलाएं जो हैं उन पर भी उन्होंने ऐसे ढंग से प्रस्तुतियाँ दी हैं जिनसे पता चलता है कि ये वो शिलाएं हैं, ये वो चट्टानें हैं जहाँ बैठकर लेनन और हैरिसन ने नई नई धुनें रची थी। मतलब ये चीज़ें, हम अतीत को भी सेलिब्रेट करने वाली बात होती है, उसको आप हाशिए पे सरका के बैठ जाएं और उदास मन से। ठीक है, कैलाश वाजपेयी ने बीच में ये कह दिया था एक बार कि कुछ मत सोचो, दर्द बढ़ेगा, ऊबो और उदास रहो, ये बात भी थी। लेकिन उसके बाद जो पॉजिटिविटी के नोट हैं वो हम कैसे भुला दें। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह एक अहमियत रखती हैं। आपने बताया, जैसे आपने खुद ही कोट किया ओशो को, कि मृत्यु एक सेलिब्रेशन है, महाउत्सव है, और ये चीज़ें मनाई जाती हैं बाकायदा। भी मेक्सिको में इसी कुछ दिन पहले ही जश्न हुआ, उसमें सारे अपने बुज़ुर्गों की याद में उन लोगों ने स्ट्रीट्स में बाकायदा एक जुलूस निकाला, गाने गाए, उनके पसंदीदा, उन बिछड़ी हुई रूहों के पसंदीदा गाने दोबारा से बजाए गए। हम अपना ये आपकी बात से आगे बढ़ते हैं कि अपना जो जहाँ का मंज़र है, और यदि आज मैं उसको दूसरे शब्दों में कहूँ कि शाहनामे लिखे हैं खंडरात की हर ईंट पर, शाहनामे लिखे हैं खंडरात की हर ईंट पर, हर जगह है दफन,
एक अफसाना इस शहर में। इस शहर में तो ये जो अफसानों की एक नौइयत है, मैं जानता हूँ कि आप जिस पाकपटन से आते हैं उसके वो उस पाकपटन से लौटते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुल्तान की तरफ से जो वो चीज़ें तो सराइकी ज़ुबान में सराइकी का आती हैं, उठना बिल्कुल। और हम जब देखते हैं तो दुनिया के जगत गुरु बाबा गुरु नानक देव जी की भी जो पोइट्री है उसमें भी सराइकी का अंश पूरा है। पूरा अंश है पूरा। और मैं इस बात पर आ रहा हूँ कि जो साहित्य की दुनिया का ये अंश है जो कबीर में, सूरदास में और उनके समकालियों में साझा है, उसमें कोई कहीं भी फर्क आपको और नजर वो नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी को मध्य मार्ग पर चलने का एक रास्ता देता है। जब कबीर कहते हैं खड़ा कबीरा बाजार में, हाँ, कबीरा बिल्कुल, खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। अब वो एक अंदाज सबकी उनका खैर मांगने वाला तो और दूसरी तरफ इधर बाबा नानक कहते हैं सरबत का भला। सरबत का भला। तो ये जो सारा एक मध्य मार्ग में जीने का रास्ता ये भारतीय परंपरा है, संस्कृति हमारी है, परंपरा है, बिल्कुल। और जिसकी वसुधैव आज कुटुम्बकम। इस नई टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं हम इसको धीरे धीरे इसको पीछे रखते जा रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल बात दुरुस्त है आपकी। हम कई बार चीज़ों को सिर्फ ये है कि अब वक्त ये है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो सूचना की जो क्रांति का जो विस्फोटक चरण है, आप सुबह जब इत्तफाकन आपको फिर फ़ोन खोल भी लेते हैं तो शाम तक कितनी ज़्यादा नई सूचनाएं आपके जहन में भर दी जाती हैं। फिर आपका जहन उनको अलग अलग करता है, उनकी सॉर्टिंग करता है, यार ये छोड़िए, इसको डिलीट करो, इसको ये करो, इसको वो करो। लेकिन उसके बावजूद हम अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने से रुक नहीं पाते, उनको हम ज़रूर साथ साथ यदि लेके आपकी चलते। बात को मैं इस तरह से इसका एनालिसिस कर दूं कि ये आजकल रिश्ते नाते भी सब कुछ ऐसे ही हो गए, कुछ डिलीट हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं और कुछ कई बार वैसे ही उड़ जाते हैं। हाँ, लेकिन ये भी है कि आप ये भी मानकर चलिए कि कुछ बहुत ज़्यादा पसंदीदा भी होते हैं जो बिल्कुल पूरे तो मन के कहीं भीतरी कोनों में आपको हर बार नई ताकत देते हैं। और त्रिखा साहब, इसी ताकत को हमने कुछ बच्चों से या कुछ लोगों से जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अपने टाइम में प्रिंट मीडिया के ऊपर वर्कआउट करते थे, वो आजकल मोबाइल्स के ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दिया है। तो उसमें इतना डिफरेंस आ चुका है कि बच्चे का एनर्जी लेवल, क्योंकि आंखों के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो उसको समझते नहीं। हम उनको यही समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें उन बच्चों का जो एक बैक पॉइंट चला गया, तो वो अपने लिटरेचर के ऊपर उस हिसाब से वर्कआउट नहीं कर पा रहे जो आज की डेट में उनको करना चाहिए। लोगों के इंटरेस्ट बहुत अलग हो चुके हैं। लोगों का इंटरेस्ट पढ़ाई से या बुक्स पढ़ने से, हम इनोवेटिव आइडिया से थोड़ा अलग डेविएट हो रहा है। मैं बीइंग अ पेरेंट अगर मैं बोलूं कि मेरे बच्चे को चाहिए, तो हम शायद दो ही पहलू देखते हैं, या तो इंजीनियरिंग में जाए लड़का बच्चा, या फिर वो मेडिकल में चला जाए। हम मतलब वो चीज़ें जो ट्रेडिशनल थी या जो आगे बच्चे के लिए मतलब उसको संस्कृति के बारे में पता चलेगा, तो उस चीज़ की प्रायोरिटी आजकल नहीं है। उनकी थिंकिंग लेवल ही हो गया कि उनको लगता है कि अगर हम साहित्य में वर्कआउट करेंगे तो हमें शायद पुराने बच्चे समझा जाएगा। तो अपने आप को मॉडर्नाइज करने के चक्कर में वो अपने आप को पीछे धकेल रहे हैं, ना कि वो आगे बढ़ रहे हैं। पेरेंट्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, वो बच्चों को शुरू से प्रमोट करते हैं या फिर उनको ज़्यादा मीडिया की तरफ उनका फोकस ज़्यादा है। सर, रीज़न मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को, चलो लॉकडाउन तक सर सही था कि उनको फ़ोन देना कंपलसरी था पेरेंट्स को, बट लेकिन आजकल जैसे पेरेंट्स ने मतलब फ़ोन अपने बच्चों को दे रखे हैं, वो उसमें मतलब कुछ भी सर्च करें, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं। मतलब पेरेंट्स अपनी जॉब्स में बिज़ी हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं फ़ोन में, और वो क्या देख रहे हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वो उस चीज़ को अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर रहे हैं। जो नौजवान हैं वो तो ज़्यादातर पोइट्री और हल्के फुल्के नॉवल पढ़ते हैं, और एक उसके बाद जो पंजाब में ज़्यादा बदी है उसमें है भी, वो लोग हिस्टोरिकली पढ़ना शुरू किया है, जो महाराजा रणजीत सिंह के दौर के ऊपर पढ़ रहे हैं, 1984 के ऊपर पढ़ रहे हैं लोग, इसमें ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन जो क्लासिकल लिटरेचर है पंजाबी का या अदर लैंग्वेज का लिटरेचर पंजाबी में आ रहा है, उसमें पढ़ने की गिरावट आई है। सर, साहित्यिक को लेकर मैं बताना चाहता हूँ कि रुचि तो कमी हुई है। ज़्यादातर जो मेरी एज के हैं ना, जो मेरे से कम है या थोड़े से ज़्यादा हैं, मतलब मेरी एज के हैं, वो ना पोइट्री पर ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा। जैसे कि जॉन साहब हो गए, उनको ज़्यादा हो गया, उनका मतलब ज़्यादा पढ़ रहे हैं। साहित्य को तो और हिस्ट्री को तो कम ही हो रहा है। रील्स का ज़माना चल रहा है, लोग स्किप ज़्यादा करते हैं किसी भी चीज़ को।
ये एक बीच का रास्ता है जीने का। ये बीच का कुछ रास्ता लोग जीने उस चीज़ों से हताश हैं, कुछ लोग कमियां निकाल रहे हैं। तो ज़िंदगी में जो कुछ होता है वो तो एक तवाज़ुन और एक वो रास्ता है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। वो कहते हैं ना कि खुद को इतना भी ना बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो बारिश में भीगने का रास्ता है। अभी आप देखिए कि कुछ दिन पहले ही हमारे तबले के उस्ताद जाकिर हुसैन साहब चले गए। तबला मीन्स जाकिर हुसैन था, उन्होंने बिल्कुल बना दिया बिल्कुल था। बिल्कुल अलग ढंग से अलग ढंग। और मेरे को याद है उनसे बातें करते हुए कि बारिश की बूंदें और कभी शिव जी का डमरू और कभी तबले की ताल, उनकी उंगलियों का हुनर जो था वो बोलता था और सर चढ़ के बोलता था। और इसी बात को मैं यदि अपने विषय के साथ जोड़ूं कि ज़िंदगी का जो जादू है, जीना का जो हुनर है, वो हमारे पुरखों, क्या आप मानते हैं कि हम उस नस्ल से अगली नस्ल की तरफ देखते हैं जिन्होंने सब कुछ विसारना शुरू कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि चीज़ें बदल कर नए नई शक्ल में, नए नए रूपों में आपके सामने आ रही हैं। कहीं पर्यटन के बहाने से आ रही हैं, कहीं म्यूज़िक के बहाने से आ रही हैं, कहीं गायन के बहाने से आ रही हैं। और क्या आप ये महसूस नहीं करते कि वक्त में ये जो क्लासिकल जो म्यूज़िक है उसकी तरफ फिर से रुझान एक बार शुरू हो गया है? क्योंकि जितने साधन मिले हैं, चाहे वो मीडिया ने दिए, चाहे वो सोशल मीडिया ने दिए, वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड करती हैं चीज़ों को। अब मुझे बड़े गुलाम अली खां की बात याद, उन साहब की बात याद आती है यार। ये जाकिर साहब ने भी फरमाया था एक बार, ये हर वल्लभ संगीत का जब ये प्रोग्राम वहाँ जालंधर में हुआ था, तो वहाँ दोनों बाप बेटों ने एक दूसरे की तायीद की थी कि हम पहली बार किसी चीज़ पे सहमत हुए हैं। और बड़े गुलाम अली खान साहब ने उनसे बरसों पहले ये बात कही थी कि अगर क्लासिकल चीज़ों को कायम रखा जाता और आधा क्या, अगर आधा एक शहर भी पूरा भरा पूरा आधा शहर भी अगर क्लासिकल म्यूज़िक में डूबने लगता, तो उसके बाद ये यकीनन वो कहते थे कि सारे खित्ते में कभी विभाजन हो ही नहीं सकता था, मुमकिन नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है, पर ये भी और ये चीज़ें लेकिन इतिहास का हिस्सा हैं, इसमें बहुत सारी भूमिकाएं पर हम आगे चलते हैं ना, जिसको हम चेंज फॉर सेलिब्रेशन कहते हैं। ये जो आपने बताई ये हमारी विरासत है। और एक दुखदाई स्थिति है कि ये हमारी जो लोक संस्कृति के पहलू हैं, हमारे जो गायन के पहलू हैं, और त्रिखा साहब आप सहमत होंगे कि हम उस धरती के बाशिंदे हैं, स्पेशली विशेषकर पंजाब वाले, जहाँ पे वेद से लेकर और महाभारत से लेकर क्या नहीं इस धरती पे हुआ, सब कुछ। आप सब कितनी अलग अलग चीज़ें, इस अमीर विरासत, और वो धरती जो गुरुओं के नाम पे जिंदा है, और वो ज़ुबान जिसमें हम मादरी ज़ुबान में बात कर रहे हैं, ये हिंदुस्तानी गंगा जमनी ज़ुबान है, जिसमें आपकी शरीयत है, जिसमें आँख की शर्म है। पर जब हम नई पीढ़ी को नया फ्यूचर देखते हैं, अब ये तो नहीं कह सकते, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये दौर चेंज होने का है, और उस तेज़ी से चेंज होने का दौर है कि नई दुनिया के नए आदमी की जो तलाश है, उसको किन शब्दों में आप बयान करें? नहीं, मैं समझता हूँ बिल्कुल ये आपकी बात सही है। नई दुनिया में नए आदमी की जो तलाश है वो बाकायदा एक शक्ल ले रही है, और ये शक्ल आप आने वाले वक्तों में, आने वाले हो सकता है 2-4 साल में, और इतनी जल्दी मामले तब्दील हो रहे हैं, बदल रहे हैं। इसमें डेमोग्राफी जो सोशल ताना बाना टूटता सारा बिखर रहा है, सारा बिखर। लेकिन उसके बाद अडॉप्टेशन भी है कि अडॉप्ट भी किए जा रहे हैं। अगर उनको कुछ अच्छा लगता है कि कोई तबले की धुन अच्छी लगती है तो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तबला और सारेगामा, सरगम जो है, ये चीज़ें एक वक्त की हैं, पुराने वक्त की, लेकिन उसके बाद ये नहीं है कि उन चीज़ों को सिर्फ पुरानी कहकर बुहार दिया गया, उनमें से नई नई चीज़ें पैदा, जैसे फ्यूज़न की बात आपने की, तो ये सारी की सारी चीज़ें बदले हुए संदर्भ में, बदले हुए रूप में सामने आ रही हैं, और लोग हर बात को एक जश्न की तरह मनाने पर तुले हुए। ये जश्न का जो आपने लफ्ज़ किया, ये असल में एक जिंदा रहने का आहर है, और यदि इस जश्न को हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो फिर शायद टशन ही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर और टशन को आप टेंशन में बदल देते हैं। होता क्या है कि अभी हम जो सुन रहे थे, लोग कह रहे थे कि साहित्य में एक राय ये आई कि क्लासिकल साहित्य जो है उससे,
और मैं सोचता हूँ कि अब तो जीने का जो क्लासिकल नज़रिया वही बदल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए चीज़ों को, करना लेकिन चाहिए। ये बात मान कर चलिए कि अगर हम एक्सेप्ट करना सीख लेंगे तो वो जो जिन मूल्यों की बात आप करते हैं, कला और संस्कृति और फोक की बात करते हैं, वो सारे के सारे मूल्य बाकायदा बहाल हो जाएंगे, सिर्फ कपड़े बदल के आ जाएंगे, ड्रेसेस बदल के आ जाएंगे, नए रूपों में आपके सामने बिल्कुल बाकायदा वही शक्लें। तो आप वही इसको क्या मैं ये कहूँ कि हम जिंदगी का नया बदलता हुआ सौंदर्य बोध बदल रहा है, में बिल्कुल जो एस्थेटिक सेंस, एस्थेटिक्स बदल रहे न्यू हैं, yes, एस्थेटिक सेंस definitely। ऑफ हाँ जी, लाइफ नाउ जी, टोटली चेंज्ड। बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले दशक में जब हम इस तरह की डिबेट्स को आर्काइव से निकाल के देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने तो पहले कह दिया था कि ये बात ऐसे ही होनी है। ऐसे होगी। और उस दुनिया की बात जब आपके एहसास बदल रहे हैं, आपकी संवेदनाएं बदल रही हैं, आपकी भाषा बदल रही है, आपका व्यवहार, आचार, आपका लिबास, सब कुछ बदल रहा है। ये एक मौसम नहीं, बदलाव का मौसम है इसमें, अब इनसे इससे और मुमकिन उसी में होना। शायद ज़िंदगी का जश्न। बिल्कुल वो फिर जरूरी है। मैं जश्न जब की सी बात। ये बातें आपसे कर रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं जश्न और सेलिब्रेशन और ये जो ज़िंदगी के बदलते हुए उत्सव के मायने हैं, अर्थ हैं, ये बदल रहे हैं। जैसे वो गुलजार साहब से एक बार बात हुई तो वो कहते हैं कि मैं धूप को, और जो मेरी महबूबा है वो और कुछ नहीं है, धूप है, कभी वो सिकुड़ कर खिड़की के पास चली जाती है, कभी दोपहर होती है तो इधर आ जाती है, मैं उसको ढूंढता हूँ, वो मेरे आसपास है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि ज़िंदगी का जश्न आपके आसपास है और ज़िंदगी की जिंदा रहने की ख्वाहिश, यही उत्सव है। बिल्कुल, उनकी एक नया नावल बिल्कुल लेटेस्ट उनका गुलजार साहब का आया है, 2 लोग, उसका नाम ही है नावल का 2 लोग, बड़ा दिलचस्प नावल है। अब उसमें वो बिल्कुल जो नायक है वो खड़ा है भारत पाक सीमा के ऊपर, और उसका जो परछाई है वो तो भारत में जा रही है, और वो खड़ा है, उसका जो कदम है वो पाकिस्तान की लैंड के अंदर है, और जब वो उधर से लौटता है तो उसकी परछाई वहाँ पर जा रही है। एक ही व्यक्ति, दोनों तरह की भूमिकाएं। आप ये देखिए ना कि आज के वक्त में एक ही शख्सियत को, किसी भी एक शख्स को कितनी ज़्यादा भूमिकाएं निभानी पड़ रही हैं, कितनी ज़्यादा। उसका जो, अगर वो किसी मुलाजिम है तो उसका दफ्तर का माहौल बदल चुका है। अब एक वक्त वो भी था, आपने रतू साहब देखा है कि जब ये कंप्यूटर आया था पहले तो बैंकों में 6 दिन की हड़ताल चली थी कि कंप्यूटर आने से बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, पर आज वो लाइफ का हिस्सा है, उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। नहीं, उसके कितने वर्जन आ गए हैं, कितने वर्जन आ गए, उसके अलग अलग वर्जन आ गए, और अब वो एक नीड, बिल्कुल उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, और बड़ी चीज़ें नई इसका अर्थ ये भी है कि आपको नई तकनीक के साथ साथ बदलना पड़ेगा। और जब बदलने की आप बात करते हो तो हमारा समय थोड़ा ख़त्म होने जा रहा है। मैं आखिरी सवाल ये है कि आदमी को ज़िंदा रहना है, और मन के भीतरी कोणों से जितनी ज़ख्म है हमारे अंदर, जितनी दुख की भोगी हुई पीड़ा है, उसको जश्न में बोल रहे, ये जो टूटे हुए आदमी की अभिव्यक्ति है। और यदि मैं कहूँ कि किताबों का इंसान और है, और जो धरातल पर ज़मीन का आदमी है वो और है, इसमें जश्न को ढूंढते हुए आप एक लाइन में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं वो पुराना एक सॉन्ग, बहुत पुराना गीत है, फिल्मी गीत हालांकि था, साहिर का रचा हुआ, कि बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। और तो वो एक जश्न और सोग दोनों के बीच में एक तवाज़न, दोनों ही ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ना हम सांस के बिना जी सकते हैं, ना पानी के बिना, हवा, सांस, ये सब। इसका मतलब है कि ज़िंदगी को मानना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करो। ज़िंदगी के उत्सव में अपनी भागीदारी जश्न के साथ महसूस करनी चाहिए, ताकि हम आने वाली नस्लें, हमारे जानने वाले, हमें चाहने वाले उसका एहसास कर सकें, और हम आने वाले कल के लिए एक खूबसूरत दुनिया का सपना नहीं, खूबसूरत दुनिया की अभिव्यक्ति और यथार्थ को उस तरह से छोड़ के जाएं कि जब उनको देखा जाए, उनको पढ़ा जाए, उनको पढ़ने का अपनी रचनात्मक ऊर्जा के साथ देखा जाए तो लगे कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। और मैं ये कहता हूँ कि कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाते रहिए। तो ये जो संवाद का सिलसिला है ये चलता रहे। आज हमने ज़िंदगी के जश्न की बात की, आज हमने ज़िंदगी की अभिव्यक्ति की बात की,
और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को हमारी ये खूबसूरत बात, ज़िंदगी के बदलते रूप और ज़िंदा रहने का जश्न, इस उत्सव को मनाने का, क्योंकि ये जन्म एक ही बार आएगा, दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जिंदा रहिए, ज़िंदगी जिंदाबाद, मैं आपसे आज्ञा लेता हूं, और इस आशा के साथ कि आप देखते रहिए। दूरदर्शन के कार्यक्रम भी एक जश्न है, इन जश्न में, इस यात्रा में शामिल होते रहिए, ज़िंदगी और बेहतर हो जाएगी। और चित्रलेखा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने व्यस्त समय से कुछ समय दूरदर्शन के लिए उन यादों को टटोला, और आशा करता हूं कि एक बार सबको जिंदाबाद का देते हुए कि ज़िंदगी जिंदाबाद, इसको उत्सव की तरह मनाइए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।